बिहार में आने वाले कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है और हर पार्टी उनके जो नेता हैं अपने हर क्षेत्र में वोट मांगने का काम शुरू कर दिया है और यह काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। और स्पेशली अगर मैं बिहार की अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब राज्य है वो बिहार, और पूरे राज्य में जो इनकम पर कैपिटा है, मतलब हर एक व्यक्ति का जो आय है पूरे भारत में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं बिहार के सीमांचल में जो कि 4 जिलों से जो मिल करके बना हुआ है, सीमांचल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार, और यहाँ की हालत पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गंभीर है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ के सीमांचल के पीछे जो इतने जो बुरी हालत में है उसके पीछे कई कारण है। एक प्राकृतिक कारण है जो कि बाढ़, और दूसरा उससे भी ज्यादा जो रीजन है सीमांचल का पीछे होने का वो है करप्शन। करप्शन हर लेवल में आपको देखने को मिलेगा। मैं शुरू करूंगा सबसे पंचायत लेवल में। पंचायत लेवल में सबसे छोटा होता है वो होता है वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर को जितने भी जो उसको प्रोजेक्ट के तहत जो भी उनको पैसा मिलता है वो अपने पैसे का लगभग हर जिसमें भी उसको मिलता होगा हर काम में अपना 50% से ज्यादा जो पैसा बचाता है वो पैसा सिर्फ वार्ड मेंबर के जेब में नहीं जाता है, वार्ड मेंबर अपने पास रखता है, फिर मुखिया जी को जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो करप्शन का सेंटर है वो है मनरेगा हाउस। मनरेगा हाउस में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका जो करप्शन का पैसे के बहुत बड़े हिस्सेदार है वो हिस्सा जाता है और ब्लॉक में जाता है। अब बात करूं मैं मुखिया जी का। मुखिया जी के जो भी काम होता है उसमें भी 50% के आसपास वो रखते हैं और उनमें से कुछ पैसा ब्लॉक को जाता है, कुछ मनरेगा हाउस को जाता है। उसी लेवल से बढ़ते हुए अगर जब हम आएंगे वो आएंगे विधानसभा में, जिसे हम एमएलए कहते हैं। एमएलए का फंडिंग बहुत है और उस फंडिंग का जो इस्तेमाल उनको करना चाहिए समाज के विकास में, चाहे वो सामाजिक विकास में हो, चाहे वहां के लोगों को आर्थिक में हो, वो पैसों को सही तक पहुंच नहीं पाता है। आपको मैं इतिहास के थोड़े से मैं बात बताना चाहूंगा कि भारत के एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का अपना खुद का स्टेटमेंट है कि जब केंद्र 1 रुपए रिलीज करता है भारत का किसी भी राज्य के लिए तो वो पैसा 1 रुपए से घटते घटते मात्र 30 से 35 पैसे ही जाता है जो एक्चुअल काम में है। मतलब कि 30 से 35% ही पैसा जाता है किसी भी राज्य के किसी भी कोने के विकास के नाम पर। जब केंद्र ये पैसा रिलीज करती है वो उस समय की बात है। ये आंकड़ा थोड़े से 35 तो नहीं, आप कम से कम 40 से 45% ही पैसा पहुंच पाता है। आखिर ये पैसा कहाँ जाता है? मेरा कहने का मतलब यहां पर सिर्फ इतना है कि जब हमारे पास जो ये लोग आते हैं वोट मांगने के लिए तो ये हमें कई अलग अलग तरह के लालच देते हैं, अलग अलग योजनाओं के नाम पे कि हम जो जब हमारी सरकार आएगी हम यह आपको एक योजना देते हैं जिनके माध्यम से आपका आर्थिक स्थिति बदलेगा। जबकि यह एक अपने आप में यह एक रिश्वत है। मैं रिश्वत में इसलिए कहता हूं क्योंकि ये इस तरह का योजनाओं जहां पर भी भारत में अलग अलग राज्यों में अगर चल रहा हो, क्या उन राज्यों का हालत सुधरा है? क्या बिहार में पहली बार ऐसा है कि जो अलग अलग जो दल है वो आपको अलग अलग योजनाओं के नाम पर जो वोट मांगने की कोशिश करता है, जो पहले भी किया था, क्या उसकी हालत बदली थी? क्या आपकी हालत बदली थी जो इससे पहले विधानसभा का इलेक्शन हुआ था? बिल्कुल नहीं बदला था, ना ही आने वाले वक्त में बदलेगा। क्योंकि जब वो अपना काम करते हैं उस काम में उनको खामी नजर बिल्कुल आती है कि मैंने जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने काम नहीं किया। उन्हीं गलतियों को छुपाने के लिए वो आपको अलग अलग योजनाओं के नाम पर बहकाएंगे और इसमें मजे की बात यह है कि और हम इसमें बहक जाएंगे। क्यों बहकेंगे? क्योंकि कई दशकों से यह चीजें आती हुई आ रही है और आएंगी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम इन नेताओं के ऐसे बयानबाजी से और ऐसे जो लाभ देने की जो हमें योजनाएं बताते हैं उससे कैसे उबरा जा सकता है, मैं इसका भी मैं तोड़ तलाश में बताऊंगा। सीमांचल इस समय बहुत सारे पीड़ा दर्द से गुजर रही है और इनका निदान करने का काम जो है वो हमारे नेता बखूबी चाहे तो वो कर सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी अगर मैं प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं वो है शिक्षा। शिक्षा के नाम पे हमें बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। सिर्फ शो पीस के तौर पर सरकारी स्कूलें आज के समय है जो कि थोड़ा बहुत जो है जो प्रोडक्टिव किस्म के जो टीचर्स आए हैं शायद वो आने वाले भविष्य में यहाँ के जो बच्चे हैं उसके भविष्य को सुधार सके। वो है सामाजिक स्थिति। समाज में अगर हमें देखें तो कई चीज़ें की जरूरत है जिसमें रोड, पुल और नाले
ऐसी जगह पर जरूरत है जहां पे बारिश के समय, बाढ़ के समय में बहुत सारी मुसीबतें लोगों को आती हैं, और जबकि हर साल नेता हमसे वादा करके जाते हैं कि हम आपका जो रोड का काम है हम वो करेंगे, पुलिया का काम है वो करेंगे, नदी का जो बांधने का काम है जहां पे कटाव ज्यादा है हम उसका काम करेंगे, लेकिन ऐसे हजार वादे वो करते हैं और फिर चले जाते हैं। इनके अलावा बिजली की सख्त जरूरत है, जहां पर बिजली होगी विकास का भी काम वहां पे ज्यादा होगा। और अगली परेशानी अगर मैं बताऊं सीमांचल की, वो है नशे की चीज है। बिहार में भले ही शराबबंदी हो चुका है, लेकिन शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। और इसमें और भी गंभीर बात इसमें यह है कि नशे की चीजें जो है आपको हर उम्र के लोगों के लिए मिलेगा। ये बहुत गंभीर बातें मैं बता रहा हूं कि सीमांचल के जितने भी गांव, छोटे छोटे चौक चौराहे हैं, वहां पर नशे की चीजें हर उम्र के लोगों के लिए है। 7-8 साल के बच्चे के लिए नशे की चीजें मिलती हैं, जो शराब का सेवन करता है वो भी मिलता है। यह सब जो होता है, बिल्कुल जो भी चीजें ये बेचते हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे थाने से। हमारे थाने से हर वो अधिकारी को यहाँ का जो मैं कह सकता हूं कि रिश्वत का पैसा इनके पास जाता है, ताकि कि इनको इलीगल तरीके से परमिट दिया जा सके और यह बेच सके। और यह जानकारी सारे लोगों को है, नेताओं को भी इसका बहुत थोड़ा बहुत जो है परसेंटेज जाता है। यह जानने के बावजूद भी हमारे एमएलए साहब वो इस सब चीजों को ध्यान नहीं देते। वो चाहे तो एक कॉल पर ये सारी चीजें बंद करवा सकते हैं, लेकिन इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। और पूरे सीमांचल में जितने भी वहां के जो नेता हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं, जो मुसलमान के नाम पर आपसे हमसे वोट मांगते हैं और खुशी खुशी हम दे भी देते हैं, लेकिन इनका कोई फायदा होता नहीं है। सिर्फ वो अपने फायदे के लिए ही ये सारी चीजें वो करते हैं। अगली परेशानी यह है कि मनरेगा हाउस जो कि करप्शन का सेंटर है, उस पे नकेल कसा जाए। ये हमारा एमएलए साहब बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। और ब्लॉक में जो दलाल किस्म के लोग रहते हैं, जो कि वहां के जो सर्कल ऑफिसर है, सीओ हैं, उनके ही ऑफिस में उन लोग जो है बिना किसी सरकारी ओहदे के बैठते हैं, और उनको मालूम है कि किन से कितना पैसा किस काम के लिए लिया जाए, जो कि मोटेशन के नाम पर, अलग अलग चीजों के नाम पर, रसीद काटने के नाम पे आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसे में भी अगर हमारे जो एमएलए साहब है वो चाहे तो इन सब चीजों को रोक सकते हैं। और अगली बात आती है थाने में। थाने में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बेगुनाहों को बिना फालतू की छोटे मोटे झगड़ों पर थाना में अलग अलग किस्म के उसमें चार्ज लगा दिया जाता है। और जो सच में गुनहगार होता है, जो सच में अगर कोई क्राइम करता है, किसी को मारता है, अलग किस्म का जब समाज में शोषण करता है, तो ऐसे लोगों को जो कि थाने की जिम्मेदारी होती है पकड़ने की, उन्हें पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के छोड़ दिया जाता है। और इसका सुनवाई या फिर उसको सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक हर कोई रिश्वत के चपेट में आ गया है। इन सब परेशानियों से निपटने के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे सड़क नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा का विकास अच्छे से नहीं तो वोट नहीं। आप ऐसे चाहे तो अपने जो एरिया है जहां पर अक्सर नेता जहां बयानबाजी करने के लिए आते हैं, ऐसे जगहों पे अगर आप करेंगे तो हो सके कि शायद इन नेताओं की आंखें खुल जाए। और मैंने देखा कि सोशल मीडिया में कई सारे जो लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कदर करनी चाहिए, और ऐसे ज्यादा से ज्यादा जगह पर हो, ताकि कि ये जो नेता हैं इनकी तक आपकी और हमारी आवाज पहुंचे, तो शायद सीमांचल की जो पीड़ा है शायद वो कुछ कम हो जाए। मैंने तो बातें कह दी कि नेताओं से काम कैसे कराना, इसकी परेशानी। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप सोच समझकर वोट करें। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि हम कौन सा नेता को वोट दें, क्योंकि सारे नेताओं की प्रवृत्ति, नेचर एक ही जैसा होता है। आपके पास ही आपसे हाथ जोड़ के काम कराएगा और उसी हाथ से जरूरत पड़ने पर आपका गला दबा दिया जाएगा। तो ऐसा किसी को पहचानना बहुत मुश्किल है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि आप बिना फालतू के किसी भी नेता के पीछे ना घूमें, बिल्कुल भी ना घूमें, क्योंकि आपके कमाने से आपका घर चलेगा। आपके इतने सारे जो भेड़ बकरी की तरह जो हम चलते हैं नेताओं को, इसका फायदा नेताओं का होता है, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता। ये विकास उनका होता है, हमारा नहीं होता है। हमारा घर तभी चलेगा जब हम कमाएंगे, और हमारे आगे पीछे घूमने से सिर्फ उसका जो काम चलता है, उसका राजनीतिक कैरियर चमकता है। सबसे पहले हम उनके पीछे ना घूमें, अपनी जिम्मेदारी को समझे। अपनी जिम्मेदारी यहां पर यह है कि आप अपने बच्चों को खुद अपने दम पर पढ़ाने की, पालने की कोशिश कीजिए। अलग अलग योजनाओं के नाम पर आप ना बहके अपने बच्चों की कोशिश करें कि अच्छे शिक्षा संस्थान है वहां भेजे। आप गोश्त मछली कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। जब हम बदलेंगे तो हमारा समाज खुद ब खुद बदलेगा। ये नेता हमारे भविष्य का कोई भी मंजिल तय नहीं करेगा। हमारा भविष्य का मंजिल हमें खुद तय करनी पड़ेगी, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमें खुद इन नेताओं के आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो हमें खुद ब खुद हम इसमें आगे जरूर बढ़ेंगे, जरूर।
इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कि सीमांचल जिस पीड़ा से, जिस दर्द से गुजर रही है, हो सके कि उसमें हम कुछ मरहम की तरह काम कर सके। इन वीडियो के आप ज्यादा से ज्यादा जब शेयर करेंगे तो बहुत सारे जो लगभग सारे जितने भी नेता हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, हो सके मेरी बात आपके माध्यम से पहुंच सके कि ताकि कि वो सीमांचल की इस दुख दर्द का निदान कर सके। और यही मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जाते जाते बस मैं इतना कहूंगा कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों, ये खूबसूरत सा मुल्क हिंदुस्तान खतरे में है।